Yes, our next topic that is about transpiration. What is transpiration? Movement of water molecules from the leaf to the outside of the atmosphere is called transpiration. ठीक है, पानी water molecules का move करना from the upper part, from the leaves to the atmosphere is basically the transpiration. और movement जब पानी बाहर आता है प्लांट के सरफेस से, ठीक है, प्लांट के सरफेस के ऊपर जब पानी आता है प्लांट की बॉडी से बाहर, तो वहाँ पे वो पानी जब सूरज की रोशनी तेज़ी से पड़ रही होती है, सूरज की रोशनी प्लांट्स पर, तो पानी वहाँ से एवापोरेट हो जाता है। तो पानी एवापोरेट होना, प्लांट के सरफेस से बाहर आना, दिस ऑल इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। पानी हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि रूट हेयर्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पानी जो है मुख्तलिफ रूट के मुख्तलिफ टिश्यू लेयर्स से गुजरते हुए सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस, देन एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्म्स, एंडोडर्म्स के अंदर हमारे पास पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर जो टिश्यू लेयर है दैट हैव अ जाइलम। तो जाइलम तक पहले पानी पहुंचता है, फिर जाइलम इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो एक पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अंदर रूट्स में और स्टेम्स में, प्लांट टिश्यूज़ में, दैट कैरीज वाटर फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पानी एंटर होता है और ये पानी ऊपर के पार्ट्स तक पहुंचता है। तो जब प्लांट्स के ऊपर बहुत तेज़ी से धूप पड़ रही होती है, बहुत तेज़, मतलब आप बोल सकते हो हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ठीक है, जब धूप की शिद्दत ज़्यादा होती है तो ये पानी ऊपर की तरफ खिंचता है, ठीक है, ज़्यादा पानी ऊपर की तरफ खींचेगा, प्रेशर क्रिएट होगी, ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होगा। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशनल पुल? जब जाइलम में पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा, सूरज की रोशनी जब पड़ रही होती है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से पानी ऊपर की तरफ आएगा, और पानी जब जाइलम से ऊपर की तरफ आएगा तो लीव्स में हमारे पास, ये देखिए ये लीव्स का स्ट्रक्चर है। अब हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये आउटर मोस्ट जो एक वैक्सी लेयर है मेड अप ऑफ लिपिड्स, दिस इज़ कॉल्ड द क्यूटिकल। ये जो अपर आउटर मोस्ट जो प्लांट्स की टिश्यू लेयर है एपिडर्मिस, ये रिलीज़ करती है, क्यूटिकल बनाती है, एक कवर है जो एक्स्ट्रा पानी को एवापोरेट होने से रोकता है, और इसके नीचे जो टिश्यू लेयर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के हमारे पास जो नीचे लेयर है दैट इज़ पैलिसाइड मेसोफिल। पैलिसाइड मेसोफिल के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। फिर जो स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैं इनके बीच में गैप है नोन एज एयर स्पेसेस, ठीक है, ये स्पॉन्जी लेयर्स हैं। फिर हमारे पास जो नीचे की तरफ है वो एपिडर्मल लेयर है, फिर देन प्रेजेंट है यहाँ पे क्यूटिकल लेयर। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मिस है, यहाँ पे हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के बीच में गैप बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा, एंड बोथ ऑफ द गार्ड सेल्स और स्ट्रोमा मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं नोन एज द स्टोमेटा। तो यहाँ पे जब लीव्स तक में पानी आ जाता है जाइलम से, और ये पानी फिर जो है ये मेसोफिल सेल से होते हुए ये पानी एयर स्पेस में आ जाता है, और एयर स्पेस में से होते हुए ये पानी गार्ड सेल्स तक पहुँचता है। ये पानी गार्ड सेल्स में एंटर होता है और फिर गार्ड सेल्स से बाहर आता है, और स्टोमा, ये जो सुराख है, एक होल है लीव्स में जिसे स्टोमा कहा जाता है, ये स्टोमा के ज़रिए पानी बाहर आता है, ठीक है। पानी प्लांट की बॉडी में से मुख्तलिफ सुराख से या होल से बाहर आता है, एक तो स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या है? गार्ड सेल्स, एपिडर्मिस लेयर में स्पेशल सेल्स हैं गार्ड सेल्स, जिनकी बीच में मूवमेंट की वजह से बीच में एक सुराख बन जाता है नोन एज स्टोमा होल, ठीक है। ये गार्ड सेल और स्टोमा मिलकर स्टोमेटा कहलाता है, और पानी इस सुराख से बाहर आता है, लीव्स के ऊपर ये स्टोमेटास मौजूद होते हैं। और उसके अलावा पानी जो है स्टेम्स पर भी छोटे छोटे पोर्स सुराख होते हैं नोन एज लेंटिसल्स, यहाँ से भी पानी बाहर आ सकता है। और कुछ पानी 1 to 2% पानी ये जो क्यूटिकल लेयर है यहाँ से भी एवापोरेट हो सकता है। ज़्यादातर पानी जो है वो स्टोमेटा, 90% पानी स्टोमेटा से बाहर आता है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टोमेटा इन डिटेल, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे पास स्टोमेटा है, ये एपिडर्मिस, प्लांट की जो एपिडर्मिस लेयर है, स्पेशली जो लीव्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीव्स के ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वहाँ पे कुछ हमारे पास
सेल्स होते हैं नोन एज गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स हैं। ये देखिए, ये गार्ड सेल्स हैं। ये जो बीन लोबिया शेप्ड के जो सेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर नोन एज बेसिकली द गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जब गार्ड सेल्स में यहाँ पे ये गार्ड सेल्स स्पेशल सेल्स हैं एपिडर्मस लेयर में, आउटर मोस्ट लीफ की लेयर में, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है। इन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और जैसे ही इन पे सूरज की रोशनी पड़ती है और ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म शुरू कर देते हैं, तो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। दिन के टाइम जैसे गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है और ग्लूकोज बनते हैं, तो ग्लूकोज की वजह से यहाँ पे गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज ग्लूकोज इज़ अ शुगर, असलूट। तो जैसे शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है गार्ड सेल्स में, तो आसपास के सेल्स में से पानी जो है मूव करना शुरू हो जाता है इनटू गार्ड सेल, एज वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और पानी अक्सर उस तरफ मूव करता है जहाँ सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अभी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज बना है, तो यहाँ ग्लूकोज मीन सल्यूट ज़्यादा है, तो आसपास के सेल में से पानी गार्ड सेल्स में मूव करेगा, और जैसे गार्ड सेल्स में पानी आ जाता है, गार्ड सेल्स रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और एक प्रॉपर शेप ले लेते हैं लोबिया की तरह, जिसके वजह से बीच में दोनों गार्ड सेल्स में जब सख्त हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे और एक प्रॉपर शेप में आ जाएंगे, तो दोनों गार्ड सेल्स लोबिया की शक्ल ले लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह, ये गार्ड सेल्स बिल्कुल लोबिया की तरह ऐसे सख्त हो गए, रिजिड हो गए, और एक प्रॉपर शक्ल में आ गए। और ये बीच में जब ये प्रॉपर बीन शेप में आ जाते हैं, लोबिया की तरह हो जाते हैं, तो बीच में गैप रह जाता है, एंड दिस गैप और दिस होल इज़ कॉल्ड स्टोमा, ठीक है। स्टोमेटल पोर भी कहा जाता है और इसे स्टोमा भी कहा जाता है। तो ये गार्ड सेल्स प्लस दिस स्टोमा होल सुराख इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे एपिडर्मस लेयर में गार्ड सेल्स हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ग्लूकोज बनता है, इनकी सल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो आसपास के सेल्स में से पानी आता है गार्ड में सेल में, और गार्ड सेल्स में जब पानी भर जाता है, आप ऐसे सोचें जैसे हम एक गुब्बारे में पानी भरते हैं, तो गुब्बारा एक शक्ल अख्तियार कर लेता है और उसके वॉल्स जो हैं सख्त हो जाते हैं और एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो इसी तरह ये जो गार्ड सेल्स भी हैं वो एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं पानी की एंट्रेंस के वजह से और पानी की से भर जाने की वजह से। और जब ये प्रॉपर एक लोबिया बीन शेप में आ जाते हैं, तो बीच में सुराख बन जाता है, एक होल बन जाता है जिसे स्टोमा कहा जाता है, और इस होल से, सुराख से ट्रांसपायरेशन के दौरान पानी बाहर आता है, ठीक है। पानी जाइलम में से होते हुए ऊपर के प्लांट की बॉडी में ऊपर के पार्ट्स तक पहुंचा, लीव्स तक पहुंचा, और फिर लीव्स में ये मेसोफिल सेल्स में पानी जाइलम से मेसोफिल सेल्स में एंटर हुआ, मेसोफिल सेल्स से एयर स्पेस में आया, एयर स्पेस से होते हुए ये स्टोमेटा तक पहुंचा, पानी गार्ड सेल्स तक आया, और गार्ड सेल्स से जब ये पानी बाहर स्टोमा से, ये जो होल है, जो सुराख है दो गार्ड सेल्स के बीच में, यहाँ से जब पानी बाहर आता है प्लांट्स में, तो ये दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पानी का ऊपर की तरफ मूव करना, फिर स्टोमेटा से बाहर आना, और जब स्टोमेटा से वाटर ड्रॉप्स बाहर आते हैं और तेज़ी से प्लांट पर धूप पड़ रही होती है, तो वो धूप की वजह से, तेज़ गर्मी की वजह से ये पानी जो है अपने लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है और एवापोरेट हो जाता है। पानी यहाँ से गैशियस फॉर्म में आ जाता है और पानी प्लांट के सरफेस से एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस मैकेनिज्म इज़ कम्प्लीटली कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पानी प्लांट की बॉडी से 3 जगहों से बाहर आता है। एक स्टेम्स में छोटे छोटे सुराख है नोन एज लेंटिसल, लेकिन 1 to 2% पानी जो है लेंटिसल से बाहर आता है। और एक पानी जो वैक्स लेयर है, क्यूटिकल लेयर है, बीच में कोई गैप रह जाता है, तो यहाँ से भी पानी थोड़ा सा बाहर आ सकता है। अगेन इट इज़ क्यूटिकल लेयर से भी 1 to 2% पानी बाहर आता है। बाकी जो 90% पानी है वो स्टोमेटा से बाहर आता है, और पानी जब स्टोमेटा से बाहर आता है, स्टोमा पोर से बाहर आता है,
और धूप पड़ती है तो पानी एवापोरेट होता है। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। कि पानी का मूव करना प्लांट की बॉडी में, जाइलम से पानी ऊपर की तरफ आना, और फिर पानी जब ऊपर की तरफ आता है और फिर लीव्स में एंटर होता है, लीव्स के स्टोमेटा से पानी का बाहर आना, और फिर पानी का प्लांट सरफेस से एवापोरेट हो जाना, दिस ऑल इज़ बेसिकली कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्लांट में मुख्तलिफ सुराख है, लेंटिसल्स जो कि स्टेम्स के ऊपर सुराख हैं, और जो स्टोमा है दैट इज़ प्रेजेंट पोर इन अ लीफ ऑफ अ प्लांट। स्टोमेटा जो है लीव्स में, प्लांट के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। यहाँ से पानी बाहर आता है, और पानी जब बाहर आता है तो धूप की वजह से वो पानी एवापोरेट हो जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है एवापोरेशन। और दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हम इंसानों में, हमें गर्मियों में गर्मी लगती है, ठीक है, तो हमें पसीना आता है, और पसीना आने के बाद हम थोड़ा सा कम, मतलब हमें थोड़ी कूलनेस का, ठंडक का एहसास होता है, और हमें गर्मी नहीं लगती, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स में भी पानी क्या है? पानी एक ऐसा वाटर मॉलिक्यूल जो है, हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। पानी क्या करता है? हीट को, गर्माइश जो है वो उसको जज्ब कर लेता है। हमारी बॉडी के अंदर भी, प्लांट्स में भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये पानी जैसे हम इंसानों में पसीने से बाहर आता है, और इसी तरह प्लांट की बॉडी से ट्रांसपायरेशन के दौरान पानी बाहर आता है, तो अपने साथ साथ हीट को भी बाहर लेकर आता है। हम इंसानों में पसीना आता है जिसकी वजह से हमें कूलनेस का, एक ठंडक का एहसास होता है। इसी तरह प्लांट्स में आफ्टर ट्रांसपायरेशन प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो कूल डाउन हो जाती है, थोड़ी ठंडक हो जाती है उस एरिया में, और प्लांट्स को कूलनेस का एहसास होता है, मतलब प्लांट्स की जो हीट है थोड़ी वो बाहर आ जाती है। उसके बाद जब प्लांट के सरफेस से पानी एवापोरेट होता है, जिस जगह पे भी पानी एवापोरेट हो रहा होता है, उस एवापोरेशन के दौरान भी जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है, दैट ऑल्सो गिव अ कूलनेस अफेक्ट टू द प्लांट्स, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स का टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके बाद ये पानी प्लांट जो है बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है, और उसमें से पानी सिर्फ 1 to 2% पानी वो यूज़ करता है। जो जितना एक्स्ट्रा पानी होता है वो इस तरह प्लांट की बॉडी से बाहर आ जाता है, और वेस्ट मटेरियल को भी साथ में बाहर कुछ लेकर आता है, जो एक्स्ट्रा मिनरल्स, सॉल्ट्स वगैरह हैं जो प्लांट्स को नहीं चाहिए। देन इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या इफेक्ट्स हैं ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो गार्ड सेल्स है, वो गार्ड सेल्स स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हैं जो प्लांट के लीव्स की अपर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर में, जो लीफ के ऊपर पार्ट्स को जिनको हम टच कर सकते हैं, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ एपिडर्मस लेयर। दिस इज़ द अपर एपिडर्मस लेयर एंड दिस इज़ द लोअर एपिडर्मस लेयर। एक लीफ को आप देखिए, जब हम उसको ऊपर की तरफ से टच करते हैं, दैट इज़ बेसिकली वी आर टचिंग द अपर एपिडर्मिस, और जब हम उसको लीफ को, पत्ते को नीचे की तरफ से टच करते हैं, दैट इज़ द लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये एपिडर्मिस पूरी एक टिश्यू लेयर है, इनमें बीच बीच में गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। ये अपर लेयर में भी मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लीफ के नीचे की तरफ, जो लोअर लेयर है एपिडर्मिस की लीव्स की, वहाँ पे स्टोमेटास की तादाद ज़्यादा होती है, गार्ड सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है। ये गार्ड सेल्स क्या हैं? एपिडर्मिस लेयर में स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हैं। ये सेल्स दो तरह के मेम्ब्रेन से मिलके बने हुए हैं, वॉल से मिलके बने हुए हैं। जो इनका आउटर वॉल है, ये देखिए ये थोड़ा पतला है, गार्ड सेल्स का आउटर वॉल पतला है, और इनका जो इनर वॉल है, अंदर की तरफ वाला जो वॉल है, वो थोड़ा थिक है, मोटा है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स एपिडर्मिस लेयर में वो सेल्स हैं, ख़ास सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। बाकी एपिडर्मिस सेल्स में मौजूद नहीं होता, सिर्फ गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसीलिए इस सेल्स में ही फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म होता है और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। एपिडर्मिस लेयर के इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है और ग्लूकोज बनता है। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है प्लांट्स पर, तो ये गार्ड सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे क्लोरोफिल है, वो जो है एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, और फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म शुरू हो जाता है, और उस दौरान ग्लूकोज बनता है, ठीक है।
जब ज़्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो सल्यूट कंसनट्रेशन गार्ड सेल्स की ज़्यादा हो जाती है, तो आसपास के सेल में से जो पानी है वो गार्ड सेल्स में आना शुरू हो जाता है। और जब गार्ड सेल्स में पानी आता है तो गार्ड सेल्स अपना एक स्पेसिफिक शेप ले लेते हैं, बीन शेप, लोबिया शेप के हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। और जब ये बीन शेप में आ जाते हैं तो बीच में एक सुराख बनता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटल पोर और स्टोमा। ठीक है, दो गार्ड सेल्स जब एक स्पेसिफिक शेप में हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो बीच में जो सुराख बनता है दैट इज़ कॉल्ड स्टोमा, ये स्टोमा बन जाता है। ठीक है, एंड ये देखें, ये दिन के टाइम ये स्टोमा इतना बड़ा होता है और जैसे ही रात होती है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म स्टॉप हो जाता है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म स्टॉप हो जाएगा, इन गार्ड सेल्स में ग्लूकोज बनना ख़त्म हो जाएगा और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जैसे ही ड्रॉप होती है गार्ड सेल्स में, पानी जो है वापस गार्ड सेल्स से आसपास के सेल्स में मूव करता है ऑस्मोसिस के ज़रिए। और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये अपनी शक्ल, जो एक स्पेसिफिक बीन शेप है, वो खो देते हैं और फिर वापस फ्लैसिड हो जाते हैं, लूज स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और नरम हो जाते हैं, जिसके वजह से वो ऐसे वापस एक्सपेंड हो जाते, फैल जाते हैं और बीच में से जो जगह है, जो पोर एक सुराख बन रहा था, वो ख़त्म हो जाता है या फिर बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। जब ये सुराख ख़त्म हो जाता है बीच का स्टोमा, सो इट इज़ कॉल्ड कि स्टोमेटा क्लोज्ड। और ये जब बीच में सुराख बढ़ जाता है दिन के टाइम पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये जो सुराख खुल जाता है, दिस इज़ कॉल्ड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, जब गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो आसपास के एपिडर्मिस सेल में से पानी गार्ड सेल्स में आएगा। और जब गार्ड सेल्स में पानी आता है तो गार्ड सेल्स एक स्पेसिफिक बीन शेप का हो जाता है, सख्त हो जाता है, रिजिड हो जाता है, जैसे कि एक गुब्बारे में हम पानी भरते हैं और गुब्बारे में पानी भरने की वजह से वो एक स्पेसिफिक शेप में आ जाता है। सो उसके शेप में आने की वजह से बीच में एक स्पेस रह जाता है, दिस इज़ कॉल्ड स्टोमा, एक सुराख बन जाता है। ठीक है, तो सो दिस वाज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक, और जब अफेक्ट क्या है, जब स्टोमेटा जो स्टोमा है, स्टोमेटा का पोर जो है वो बड़ा होगा, खुला होगा, तो ज़्यादा पानी एवापोरेट होगा। स्टोमेटा दो काम करते हैं, एक तो यहाँ से पानी बाहर की तरफ आता है, प्लांट की बॉडी से पानी बाहर निकलता है स्टोमेटा से, और उसके अलावा जो स्टोमा है, स्टोमेटा का जो स्टोमा है, जो होल है, जो सुराख है, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। दिन के टाइम प्लांट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से दिन के टाइम प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है। इसी तरह रात के टाइम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में वो रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेता है। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसेस का जो तबादला है प्लांट्स में, वो भी इस सुराख से होता है, इस पोर स्टोमा के ज़रिए होता है। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है ये गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज़फुल है, वर्किंग है, और एक ये वाटर को यहाँ से पानी को प्लांट की बॉडी से बाहर निकालने में ये सुराख, ये स्टोमेटा हेल्पफुल है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, हमारे पास जो हमारा लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का, दैट इज़ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करेंगे। लाइट, अब सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है फॉर द ट्रांसपायरेशन। जब धूप होती है, जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा शिद्दत से धूप पड़ रही होती है, जितनी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा पानी जाइलम से होते हुए ऊपर की पार्ट्स तक आएगा, ऊपर पानी ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, और एक प्रेशर क्रिएट होगी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल, और जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी में पानी ऊपर के पार्ट्स तक आएगा, लीव्स तक आएगा और फिर स्टोमेटा या लेंटिसल या क्यूटिकल लेयर से बाहर आएगा। तो पानी का धूप से, पानी के बाहर आने का धूप से ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट है, कि जितनी ज़्यादा धूप लाइट इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा पानी जो है स्टोमेटा से, लेंटिसल से या क्यूटिकल से बाहर आएगा। ज़्यादातर स्टोमेटा से पानी ट्रांसपायरेशन में बाहर आता है, तो ये स्टोमेटा से ज़्यादा पानी बाहर आएगा। एक्सटर्नल ह्यूमिडिटी, बाहर अगर एनवायरनमेंट में नमी ज़्यादा है तो वो ट्रांसपायरेशन के रेट को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि बाहर आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और मज़ीद वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होके उनके लिए स्पेस ही नहीं है, तो इसीलिए कम पानी एवापोरेट होगा प्लांट के सरफेस से, मीन्स ट्रांसपायरेशन
का प्रोसेस स्लो होगा, कम पानी प्लांट की बॉडी से बाहर आएगा और कम पानी एवापोरेट होगा। जब नमी कम होती है, ठीक है, आसपास जो है प्लांट के आसपास वाटर वेपर्स कम होते हैं, तब तेज़ी से और ज़्यादा प्लांट से पानी बाहर आता है और एवापोरेट हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए भी इर्द गिर्द स्पेस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। टेम्परेचर, गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में जो है वो स्टोमेटस तेज़ी से पानी बाहर आ रहा होता है ताकि प्लांट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो सके। जैसे हमने कहा कि वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हीट एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा और जब वो प्लांट से पानी बाहर आता है वो साथ में हीट को भी बाहर लेकर आता है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड कि वो कूलिंग इफेक्ट प्लांट को पानी के बाहर आने से मिलती है, एक कूलिंग इफेक्ट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर हो सकता है प्लांट बॉडी से, तो पानी उस दौरान स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। एक ख़ास टेम्परेचर तक ट्रांसपायरेशन होगी, अगर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। इसी तरह अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो बिल्कुल स्टोमेटास क्लोज होते हैं, ट्रांसपायरेशन बिल्कुल नहीं हो रही होती। विंड, हवा चल रही होती है। अब जितनी तेज़ी से हवा चलेगी, आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उतनी तेज़ी से होगी, ठीक है। इसलिए जब ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है, पानी बाहर आ रहा होता है प्लांट की बॉडी से और एवापोरेट हो रहा होता है और हवा चल रही होती है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस हो जाता है, तो और पानी बाहर आएगा और एवापोरेट होगा, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होगी अगर विंड, हवा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही होगी, और ट्रांसपायरेशन रेट कम होगी अगर हवा तेज़ी से इतनी नहीं चल रही। देन डिपेंड्स ऑन स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा अगर ओपन है दिन के टाइम, जैसे कि स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होता है, स्टोमा जो होल है स्टोमेटा का वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। एंड इफ़ द स्टोमा इज़ क्लोज बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से या लो टेम्परेचर की वजह से या लो इंटेंसिटी ऑफ हीट की वजह से, ठीक है, या फिर सनलाइट की गैर मौजूदगी में रात के टाइम जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू सो मच।